हेलो दोस्तों, आज है 27 जून 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों के बारे में भी आपको जानकारी बताएंगे। बैंक लोन और बैंक खातेधारकों के लिए भी जरूरी अपडेट आया है। सरकार की नई पेंशन स्कीम के बारे में जानकारियां देखेंगे। कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए और किसान भाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आया है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी काम की खबरें देखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आपको भी सावधान रहना चाहिए। आपके जो बाइक और स्कूटर है वो पहले की तरह ही टोल फ्री रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में 15 जुलाई से टैक्स लगाने की जो बातें कही जा रही थी वो सब बातें फर्जी हैं। सरकार ने इस तरह की बातों को, खबरों को फेक बताया है। बाइक स्कूटर चलाने वालों को हाईवे पर किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे थे कि 15 जुलाई से नेशनल हाईवे पर टू व्हीलर चलाने वालों को भी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इस तरह की खबरों को फेक बताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि टू व्हीलर चलाने वालों को पहले की तरह ही टोल टैक्स से छूट मिलती रहेगी। नितिन गडकरी ने ट्वीट करके जानकारी दी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक ने भी पोस्ट करके इस तरह की खबर को फेक बताया है। NHAI ने भी कहा कि टू व्हीलर्स पर टैक्स की कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए अगर आप जब भी कोई खबर शेयर करते हैं तो उसे जरूर जांच पड़ताल के बाद कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में फर्जी खबरें वायरल हो जाती हैं और फिर आम जनता को परेशानी होती है, भ्रम की स्थितियां बन जाती हैं। तो इसलिए आप खबर को सोच समझकर, सच्चाई से रूबरू होकर ही खबरों को शेयर करें। इसके अलावा आपको बताएं, अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून को सरकार ने बंद कर दिया है। साइबर फ्रॉड से बचने के मैसेज से कॉल 40 सेकंड लेट कनेक्ट हो रही थी। यानी कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके बैंक खाते, OTP, KYC या अन्य निजी जानकारियां मांगता है तो उसे आप बिल्कुल भी ना दें। हर फोन के पहले 40 सेकंड तक सुनाई देने वाली अमिताभ बच्चन की आवाज का वॉइस मैसेज अब सरकार ने बंद कर दिया है। कॉलर ट्यून सितंबर 2024 में शुरू हुई थी। 40 सेकंड लंबे मैसेज की लोग बाग शिकायत भी कर रहे थे। चलिए इसके अलावा आपको बताएं, आज 27 जून का दिन है और आज जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ भी हो रहा है। भगवान जगन्नाथ अपने रथ नंदी घोष पर सवार होकर यात्रा पर निकलेंगे। रथ यात्रा का कार्यक्रम 27 जून से 8 जुलाई तक है। उड़ीसा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के लिए आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि बहुत ही खास होती है, क्योंकि आज के दिन जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। और आज के दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों पर सवार होंगे। वे तीनों रथों पर सवार होकर मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाएंगे। ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज 27 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, शुभांशु 28 घंटे का सफर करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 26 जून को शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। 28 घंटे के सफर के बाद वे ISS पहुंचे हैं। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। आपको बताएं, 41 साल पहले राकेश शर्मा ने साल 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। ISS पर वेलकम सेरेमनी में शुभांशु शुक्ला ने कहा, ये मेरी किस्मत है कि मैं उन चंद लोगों में शामिल हो सका जिन्होंने स्पेस स्टेशन से पृथ्वी का नजारा देखा। आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंचा हूं। यहाँ पर खड़ा होना बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन ये सब काफी मुश्किल है। अंतरिक्ष पहुंचने वाले 634वें एस्ट्रोनॉट बने शुभांशु शुक्ला। हिंदी में उन्होंने पहला संदेश भी भेजा, कहा कि शानदार रही यात्रा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है जो देश भर में एक बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए 1 जुलाई से 90 दिनों का मध्यस्थता अभियान शुरू करेगी और ये अभियान पूरे देश में 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। भारत भर में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान शुरू किया जा रहा है ताकि लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके और लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता एक ऐसा तंत्र है जो लोगों के लिए अनुकूल है, लागत प्रभावी भी है और त्वरित भी है, और इससे समय और धन की बचत के साथ साथ रिश्तों को भी बचाया जा सकता है। इस अभियान का उद्देश्य तालुका अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक में लंबित मामलों का उचित निपटारा करना और विवाद समाधान के जनहितैषी तरीके के रूप में मध्यस्थता को देश के कोने कोने तक ले जाना है। इस तरह के अभियान की शुरुआत सरकार 1 जुलाई से 90 दिनों के लिए पूरे भारत में शुरू करने जा रही है और ये अभियान 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शुक्रवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और विभिन्न सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैंक लोन को लेकर भी बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए आप, चुनाव आयोग 345 गैर सक्रिय राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने जा रहा है जो 6 सालों से कोई भी चुनाव नहीं लड़े और जिनका
जिनका रजिस्ट्रेशन पता फर्जी या फिर अनुपस्थित पाया गया। ये कदम चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में है। यानी भारत के चुनाव आयोग ने 345 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों यानी RUPPS को अपनी लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। और ये वे दल है जो पिछले 6 सालों में एक भी चुनाव नहीं लड़े और इनके रजिस्ट्रेशन पते पर कोई भी कार्यालय नहीं मिला। चुनाव आयोग ने बताया कि देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन 345 राजनीतिक दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। आपको बताएं, चुनाव आयोग के पास वर्तमान में 2800 से ज्यादा RUPPS है, रजिस्टर्ड है, लेकिन इनमें से कई दल न तो चुनाव लड़ रहे हैं और न ही अपनी मौजूदगी साबित कर पा रहे हैं। 2022 में भी 86 पार्टियों को हटाया गया था। चलिए बड़ी खबर देखिए, आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं। SCO समिट में राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की धरती से पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। SCO में रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया और कहा कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं है और हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की धरती से पूरी दुनिया को यह बड़ा संदेश दिया है। साथ ही आप देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारतीय तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 5 साल बाद तिब्बत पहुंचा। ये यात्रा भारत चीन संबंधों को सामान्य करने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक भारतीय तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कैलाश मानसरोवर पहुंच गया है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दरअसल स्वास्थ्य घोटाला मामले में ACB ने दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही आप देखिए, अब देश में पायलट बनना पहले के मुकाबले और आसान हो सकता है, क्योंकि सरकार ने भारत में पायलटों के लिए व्यापार करने में आसानी और उड़ान भरने में आसानी को बढ़ावा देते हुए भारतीय वायुयान अधिनियम के अंतर्गत RTR परीक्षा कराने का अधिकार नागर विमानन महानिदेशालय को दे दिया है। वहीं आपको बताएं, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को MSME दिवस की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर से आए MSME को संबोधित करेंगे और इस दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की विलंबित भुगतानों से संबंधित शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए आज एक पोर्टल का शुभारंभ भी किया जाएगा। चलिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी खबर आ रही है SSC को लेकर। SSC ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए फिजिकल डोसियर की जगह ई-डोसियर सिस्टम लागू किया है। इससे प्री अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में तेजी आएगी, पारदर्शी और पर्यावरण हितैषी होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने बच्चों के लिए बड़ा अपडेट दिया है, यानी चयनित उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट संबंधित मंत्रालयों और विभागों तक तेजी और सुरक्षा के साथ पहुंच होगी। ई-डोसियर एक पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित सिस्टम है, जिसके जरिए SSC अब सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट मंत्रालयों को ऑनलाइन भेज रहा है। प्री अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में तेजी आएगी, पारदर्शिता भी रहेगी, कागज रहित ये प्रक्रिया रहेगी, पर्यावरण को भी फायदा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, एक राष्ट्र और एक चुनाव पर पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ और JS खेहर 11 जुलाई को JPC से महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। यानी देश भर में एक साथ चुनाव कराने की योजना, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति JPC। इस JPC की अगली महत्वपूर्ण बैठक 11 जुलाई को होगी और इस बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JS खेहर समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्स में आयोजित की जाएगी और इस बैठक का उद्देश्य संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर गहन विचार विमर्श करना है, जो देश में एक समान और एक साथ चुनाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की दोस्त। जी हाँ, देश में आए दिन भाषा को लेकर विवाद हो रहे हैं। हिंदी के इस्तेमाल और दूसरी भाषाओं के प्रति वैमनस्य का भाव चिंताजनक है। इस पहलू को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि विदेशी भाषाओं को लेकर होने वाला विरोध बेमानी है। उन्होंने कहा कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की दोस्त है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया और उन्होंने कहा कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी नहीं है, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं की मित्र है। चलिए अगली बड़ी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने गुरुवार को जानकारी दी और बताया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था साल 2025 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च में 0.5% की दर से सिकुड़ गई है, जो कि पहले के अनुमान से ज्यादा खराब है। पहले यह अनुमान था कि GDP में 0.2% की गिरावट आ सकती है, लेकिन नए आंकड़े आए, इसमें ज्यादा गिरावट आई और जो आंकड़ा है वो 0.5% की दर रहा। विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों और टैरिफ लगाने की आशंका के चलते कंपनियों और लोगों ने तेजी से विदेशी सामान खरीदना शुरू किया, जिससे आयात में 37% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई, जो कि 2020 के बाद सबसे ज्यादा है और इससे GDP में लगभग 4.7% अंक की गिरावट भी आ गई। साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने और 4 अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने के लिए कुल मिलाकर 5 देशों की यात्रा पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी ब्राजील के अलावा घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया की यात्रा भी करेंगे। ऐसे अपडेट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिका अब नए तरीके के बंकर बस्टर बमों के निर्माण में लग गया है। दरअसल हुआ क्या
अमेरिका के भी हालिया हमलों से फोर्दो और नतांज जैसे परमाणु केंद्रों को महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचा है। और अमेरिका की इस विफलता के बाद अब अमेरिका ने नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अधिक शक्तिशाली बंकर बस्टर बम विकसित करना है। यानी कुल मिलाकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने अभी भी बहुत सारे सेफ हैं। फोर्दो में नाकाम होने के बाद अमेरिका भी ये नया बंकर बस्टर प्लान बना रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से हमलों के बावजूद भी अमेरिका को वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी अमेरिका ने कल्पना की थी। और खास तौर पर ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर सिर्फ ढांचागत नुकसान ही हुआ और अब अमेरिका को यह एहसास हो गया कि उसके GBU 57 MOP की क्षमता उतनी नहीं है जितनी बातें हो रही थी, आंक रहे थे। इसलिए अब अमेरिका ने युद्ध स्तर पर एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, ईरान से अब तक 3400 से अधिक भारतीयों को निकाला गया है। विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंधु के बारे में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में यह भी कहा कि अब नई दिल्ली जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन कर रही है और इसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि अभियान को जारी रखा जाए या नहीं। वहीं आप देखिए साइबर ठगी पर CBI का बड़ा प्रहार हुआ है। 8.5 लाख बैंक खाते, ये म्यूल खाते हैं, इनका एक बड़ा खुलासा हुआ है। 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। यानी साइबर ठगी से जुड़े म्यूल बैंक खातों पर CBI ने यह बड़ा प्रहार किया। CBI इन बैंक खातों से जुड़े 5 राज्यों में फैले 42 ठिकानों पर छापेमारी हुई। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। CBI के अनुसार पूरे देश में फैले बैंक के 700 ब्रांच में 8.5 लाख म्यूल खाते हैं जिनका उपयोग साइबर अपराधी करते हैं। और म्यूल खातों के खिलाफ अब CBI ने ऑपरेशन चक्र 5 नाम से अभियान भी शुरू किया है। और CBI का यह उद्देश्य म्यूल खातों के इस्तेमाल की साजिश में शामिल आरोपियों की पहचान कर उन्हें सजा दिलाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये म्यूल खाते क्या होते हैं। आपको बताएं, ये म्यूल बैंक अकाउंट ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जो साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी दोस्तों होता क्या कि अपराध में जालसाज अपने बैंक खाते का इस्तेमाल तो करते नहीं है, इसलिए वे किराए पर किसी दूसरे व्यक्ति का बैंक खाता लेते हैं और इसे ही हम एक हिसाब से म्यूल अकाउंट की श्रेणी में रखते हैं। आजकल डिजिटल ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और बहुत सारे लोग इस ठगी की शिकायत पुलिस तक भी करते हैं। बहुत से लोग इसे एक दुर्घटना समझकर भूल जाते हैं और इस तरह के मामलों में ज्यादातर म्यूल अकाउंट का उपयोग होता है। यानी बदमाश जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते का इस्तेमाल करते हैं। म्यूल बैंक अकाउंट ऐसे खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल जालसाज अपराध से मिले हुए पैसों को ठिकाने लगाने के लिए करते हैं। आजकल बड़ी संख्या में नकद रखने या इस्तेमाल करने के लिए बहुत सख्त कानून है, इसलिए अगर वे अपने खुद के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे जो बदमाश लोग हैं तो वो KYC नियमों की वजह से वो पकड़ में आ जाएंगे। इसीलिए जो ये बदमाश ठगी करने वाले लोग हैं इस समस्या से बचने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के बैंक खाते का इस्तेमाल करते हैं और हो सकता है कि उस तीसरे व्यक्ति को तो ये पता भी ना हो कि वो अपराधियों के लिए काम कर रहे हैं। इनके खाते का इस्तेमाल मनी म्यूल की तरह होता है और जालसाज ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके पास पैसों के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं होती हैं, जैसे बुजुर्ग लोग, अनपढ़ लोग, गरीब लोग। इनको पैसों का लालच दे दिया जाता है जिससे वे अपना अकाउंट खुलवाने के लिए अपनी जानकारियां दे देते हैं। और ज्यादातर म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और फिशिंग स्कैम के लिए किया जाता है। धोखेबाज लोग लोगों को धोखा देकर लेन देन करने के लिए मजबूर करते हैं। तो अब इस तरह के जो फर्जी अकाउंट है, म्यूल अकाउंट है, उनको पकड़ने के लिए CBI ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। और अपडेट ये भी आ रहा है कि अब इस तरह के खातों को ट्रैक करने के लिए सरकार AI का इस्तेमाल भी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी म्यूल अकाउंट्स को ट्रैक करने के लिए AI का इस्तेमाल करने की बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारतीयों को अब कैसे मिलेगा अमेरिकी वीजा और क्या है इसकी नई गाइडलाइन। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बातचीत की जानकारियां दी हैं। रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को ये सूचना दी है कि एडवाइजरी लेवल पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अमेरिकी दूतावास ने नई गाइडलाइंस जारी की है जिस पर विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। नए दिशा निर्देशों में वीजा आवेदकों को अपने सोशल मीडिया पहचानकर्ताओं की डिटेल देना जरूरी कर दिया है और इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय नागरिकों को वीजा आवेदनों का मूल्यांकन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। एडवाइजरी लेवल पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये पहले की तरह ही लेवल 2 पर बना हुआ है। यानी भारत के लिए अमेरिकी ट्रेवल एडवाइजरी कई सालों से लेवल 2 पर बनी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां परखने के लिए सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की। यात्रा रूट के जंगलों में बनी ढोक की जियो टैगिंग भी होगी। 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस बार ये भी खबर आ रही है कि अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों की संख्या में इस बार कमी आई है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने बताया कि 22 अप्रैल तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनसे ये पूछा गया था कि क्या वे अब भी यात्रा पर जाने को तैयार हैं। 85,000 से अधिक लोगों ने कंफर्म किया कि वे अभी भी अमरनाथ यात्रा पर जाने को तैयार हैं। LG ने बताया कि 22 अप्रैल के पहलगाम हमले से पहले अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन का जोश चरम पर था, लेकिन इसके बाद लोगों की रुचि थोड़ी कम होने लगी। बीते साल के मुकाबले इस साल 10.19% की कमी आई है। फिर भी सुरक्षा बल श्रद्धालुओं का भरोसा वापस जीतने में सफल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं काफी कड़ी कर दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। CGI ने कहा कि संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर। लोकतंत्र के तीनों हिस्से इसके अधीन है। संसद के पास संशोधन की शक्ति है लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकती। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने बुधवार को कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अधीन काम करते हैं। CGI गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 52वें CGI के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई होम टाउन अमरावती
में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। साथ ही आप देखिए अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मानसून देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी हैं। वहीं बड़ोदरा में भारी बारिश के चलते अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम जैसी स्थितियां देखी गई। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के होरनगढ़ गांव में बादल फटने के एक दिन बाद राहत कार्य जारी रहा। यहाँ पर भी कई गाड़ियां मलबे में दब गई थी। मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 5 जगह बादल फटने से नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात देखे गए। कुछ लोग लापता भी हैं। हिमाचल प्रदेश में एडवाइजरी के बावजूद भी टूरिस्ट लापरवाही कर रहे हैं। सीएम ने नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है और कुछ दिनों से तो लगातार लाउड स्पीकर से टूरिस्ट को एडवाइजरी दी जा रही है। और हैरानी की बात तो ये भी है कि छोटे छोटे बच्चों को भी उनके परिजन नदी किनारे अकेले भेज दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर हुआ। मेमोरी मॉड्यूल को भी एक्सेस कर लिया गया है। अब हादसे के कारणों का पता चलेगा। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर कर लिया गया है। सरकारी बयान में गुरुवार को बताया गया कि ये डेटा डाउनलोड हो गया है और मेमोरी मॉड्यूल का एक्सेस भी मिल गया है। अब जांच एजेंसी ब्लैक बॉक्स से रिकवर हुए डेटा का विश्लेषण करेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। यूपी में कथावाचक की पिटाई पर बवाल, फायरिंग तक हो गई। इटावा के सीओ इंस्पेक्टर पिस्टल लेकर दौड़े। यादव संगठनों ने थाना घेर लिया। पुलिस पर भी पथराव हुआ, गाड़ियां तक तोड़ डाली। यूपी के इटावा में 22 जून को कथावाचक का सिर मुंडवाने की घटना के बाद गुरुवार को हंगामा हो गया। गुरुवार को यादव संगठनों के करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी घटनास्थल दादरपुर गांव के बाहर जमा हो गए। पुलिस के पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर हुआ। एक आतंकी मारा गया। 4 आतंकियों का ग्रुप पिछले साल से इलाके में छिपा, ऐसे अपडेट है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। वहीं आप देखिए राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस बुधवार यानी 25 जून को इंदौर से शिलोंग लौट गई। टीम यहां पर कुल 9 दिन तक रुकी थी। शिलोंग पुलिस अपने साथ उस बिल्डिंग के मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर, ब्रोकर और कॉन्ट्रैक्टर सिलोम जेम्स और सिक्योरिटी गार्ड बलबीर अहिरवार को भी ले गई है, जिसके एक फ्लैट में सोनम रुकी हुई थी। अब इन तीनों का आरोपी विशाल चौहान और राज कुशवाहा से सामना कराया जाएगा। यानी राजा की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से लौटकर इंदौर की जिस बिल्डिंग के फ्लैट में रुकी थी, उसके मालिक के लोकेंद्र तोमर को 23 जून को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जुलाई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 तो रविवार हैं, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। तो अगले महीने यानी जुलाई में अलग अलग राज्यों और शहरों में कुल 13 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। लगातार नहीं रहेंगे, अलग अलग, जैसे रविवार हो गया, दूसरे चौथे शनिवार भी हो गए, इस तरह से, और कुछ पर्व त्योहार भी आएंगे। साथ ही हरियाणा से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी महत्वपूर्ण है। हरियाणा में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 32 जन कल्याणकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शहीद जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान किए, बड़े निर्णय लिए गए। प्रदेश सरकार ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देने की योजना को मंजूरी दे दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट मीटिंग में हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा किया है और ऐसे में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात कही गई थी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में हर साल 60,000 रुपए, स्नातक स्तर पर 72,000 रुपए और स्नातकोत्तर स्तर पर 96,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में 1 अगस्त से ही यूपीएस को लागू करने का फैसला भी लिया गया। दरअसल इस योजना का लाभ 1 जनवरी 2006 या बाद में सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा और यूपीएस के तहत 25 साल की नौकरी के बाद औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। वहीं 10 साल सेवा वालों को 10,000 न्यूनतम मासिक पेंशन भी सुनिश्चित की गई। साथ ही गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में भूमि खरीद नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदलने का भी निर्णय लिया गया। इसकी जगह पर अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा करने को भी मंजूरी दी गई। साथ ही हरियाणा सिविल सेवा नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इस बैठक में महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी देने पर भी मंजूरी दी गई। नियमित महिला कर्मचारियों को 20 की जगह 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। HKRN की अनुबंधित महिला कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त छुट्टी भी दी जाएगी। तो हरियाणा में कैबिनेट बैठक में इस तरह के महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर, हरियाणा में CET रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खुलेगा। सीएम सैनी ने इंकार किया और कहा कि सर्टिफिकेट के लिए टाइम देंगे। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जारी। विभागों में नोडल ऑफिसर नियुक्त होंगे। 27 जून को ट्रेनिंग होगी। 47 विभागों में ये व्यवस्था लागू होगी। हरियाणा बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा, आज एडमिशन कार्ड भी जारी हो जाएंगे। वहीं हरियाणा में घर बनाना कुछ महंगा होगा। पत्थर और रेत पर रॉयल्टी बढ़ गई है। खनन नियम 2012 में संशोधन कर दिया गया है और इसके तहत पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन हुआ है। नए संशोधन के तहत पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए और रेत की रॉयल्टी को 40 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति टन किया गया है। वहीं सरकार ने अंतरराज्यीय खनिज परिवहन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी प्रदान की है। यानी कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य प्रदेशों से हरियाणा में आने वाले खनिज वाहनों से 100 रुपए प्रति टन का शुल्क भी लगाया जाएगा और यदि ई ट्रांजिट में गंतव्य
गंतव्य हरियाणा के भीतर है तो 100 रुपए निर्धारित किया गया है, और ई ट्रांजिट में गंतव्य हरियाणा के बाहर कहीं भी है तो 20 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं देखिए आप पंजाब में इंडस्ट्रियल प्लॉटों में बन सकेंगे अस्पताल और होटल, सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने की शर्तें आसान हुई है। पंजाब कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल प्लॉटों को हॉस्पिटल, होटल, औद्योगिक पार्क और अन्य उपयोगों के लिए बदलने की अब अनुमति दी है। पहले यह इंडस्ट्रियल प्लॉट केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही सीमित थे, संशोधन हो गया है। पंजाब सीएम ने नीति आयोग से मीटिंग की, प्रदेश को मिले 2000 करोड़ का आर्थिक पैकेज, राज्य के हकों की रक्षा करे केंद्र। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीति आयोग की टीम के सामने राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग रखी है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 12 जुलाई को होंगे। एसोसिएशन के सदस्य 3 साल के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर चुनेंगे। साथ में 11 मेंबर्स का चुनाव भी होगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कई बिल्डरों को चेतावनी दी है और कहा कि वे जल्द से जल्द ही रजिस्ट्री कराएं। 9 परियोजनाओं में 1431 फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। सप्लीमेंट्री एग्जाम से जुड़ा अपडेट है। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, भोपाल में मीसा बंदियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 70 साल से ऊपर के लोकतंत्र सेनानियों को आयुष्मान कार्ड और एम्बुलेंस सुविधा देने की घोषणा की है। वहीं खबर है कि देश के शीर्ष 7 शहरों में अप्रैल से जून तिमाही में आवास की कीमतें सालाना आधार पर 11% बढ़ी हैं, जिससे बिक्री में 20% की गिरावट आई है। रियल एस्टेट सलाहकार एनारोक ने भारत के 7 प्रमुख आवासीय बाजारों के आंकड़े गुरुवार को जारी किए। साथ ही आप देखिए बिना बैंक के चक्कर आसानी से आपको एजुकेशन लोन मिल पाएगा। अगर आप भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से रुकावट महसूस कर रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, और इस योजना के तहत आपको आसानी से शिक्षा लोन मिलेगा, एजुकेशन लोन मिलेगा, और साथ ही आपको ब्याज में भी काफी सारी छूट मिलेगी। यानी चाहे आप ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी प्रोफेशनल कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहें, ये योजना आपके लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकती है। इस स्कीम को 6 नवंबर 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और इसका मकसद ही ये है कि कोई भी विद्यार्थी छात्र आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई बीच में ना छोड़े। और इस योजना के तहत आप 15 से लेकर 16 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हैं, और तो और 10 लाख रुपए तक के लोन पर आपको सिर्फ 3% ब्याज देना होगा। और अगर आपकी फैमिली की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है तो ब्याज पूरी तरह माफ भी हो सकता है, यानी पढ़ाई का खर्च अब कोई भी बोझ नहीं रहेगा। चलिए, बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण शुरू हो गया है। वोटर्स का घर घर जाकर सत्यापन भी हो रहा है। मतदाताओं को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए वैध डॉक्यूमेंट भी दिखाने पड़ेंगे। 22 साल बाद गहन पुनरीक्षण होने जा रहा है। आखिरी बार ये काम साल 2003 में हुआ था। झारखंड से जुड़ी खबर आ रही है। जेएसएमडीसी में संविदा पर काम कर रहे लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थियों को नहीं हटाने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, यूपी के 70 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है। और आपको बताएं, इन 70 कॉलेजों में बीएड के साथ साथ बीपीएड और एमएड कॉलेज भी हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड के 70 महाविद्यालयों में प्रवेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीईटी ने रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, बंदी को अदालत ले जाने और लाने का समय बचेगा। योगी सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ई प्रिजन नामक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लागू किया जा रहा है और ये सॉफ्टवेयर कैदियों के प्रवेश से लेकर रिहाई तक का पूरा विवरण रखेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी पंजीकरण के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग घर बैठे ऑनलाइन पर्ची बनवाने की सुविधाएं शुरू कर रहा है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट गाजियाबाद के जिला एमएमजी हॉस्पिटल में चल रहा है। और ये सुविधा मरीजों को समय और परेशानी से बचाएगी और सफल होने पर इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। अब अपनी पसंद से स्कूल चुन सकेंगे। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट में आपको बताएं। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिल सकता है। और फिर 28 जून को मौसम और ज्यादा एक्टिव रहेगा, तेज बारिश की चेतावनी रहेगी। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ मानसून में भी आप देखिए, रायपुर, रायगढ़ में भी तेज बारिश हुई। 33 जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हफ्ते भर बारिश की एक्टिविटीज फिलहाल जारी रहेगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 83,755 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 304 अंकों की तेजी रही और 25,549 के स्तर पर बंद हुआ है। कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। राजस्थान में अब स्टूडेंट्स की डिमांड पर होंगे एग्जाम, दिन और सब्जेक्ट चुन सकेंगे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की नई पहल सामने आई है, यानी राजस्थान में अब स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जुलाई से ही इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है और इसके बाद स्टूडेंट ऑन डिमांड पसंदीदा सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकेंगे। साथ ही आपको बताएं, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में अब हर रविवार, एकादशी, कार्तिक महीने और प्रमुख त्योहारों पर दर्शन की व्यवस्था बदली गई है। खाटू श्याम जी, सांवलिया सेठ और सालासर बालाजी मंदिर जैसी दर्शन व्यवस्था गोविंद देव जी मंदिर में भी लागू की जा रही है। इसमें श्रद्धालु लगातार चलते हुए दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड में एक बस नदी में गिर
गिर गई। राजस्थान के 6 लोग लापता हो गए, एक महिला घायल भी हो गई। केदारनाथ दर्शन कर बद्रीनाथ जा रहा था उदयपुर का परिवार। 26 जून की यह घटना है। साथ ही आपको बताएं, जयपुर में गर्भ में बच्चे के लिंग यानी जेंडर की जांच के लिए पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन बेचने वाली एक बड़ी गैंग का खुलासा हुआ है। गुरुवार को चीन में बनी मशीन बेचने वाले एक सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से सोनोग्राफी मशीन भी रिकवर की गई। ये मशीन 7 से 10 लाख रुपए में बेची जा रही थी और ये मशीन हमारे देश में बैन है। गैंग चीन से इसे तस्करी के जरिए लेकर आती है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब पूरे साल एडमिशन हो पाएंगे। लॉटरी की जरूरत नहीं, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एडमिशन की सुविधा दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी कर हिंदी माध्यम स्कूलों की तरह इन स्कूलों में भी पूरे साल एडमिशन की अनुमति दी है। लॉटरी के बाद खाली रहने वाली सीटों पर पूरे सत्र में कभी भी एडमिशन लिया जा सकता है। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम स्कूलों की अंतिम तिथि तक की एडमिशन दिया जाएगा। राजस्थान के अजमेर के रहने वाले एक यूट्यूबर दिलराज सिंह, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से जानते हैं, उन्हें एक धमकी मिली है। 80 लाख रुपए के बिटकॉइन की डिमांड की गई है। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर नाइजीरियन महिला को 3.5 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया गांव में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में भक्तों का खूब चढ़ावा मिला है। गुरुवार को भंडार की गिनती का दूसरा राउंड खत्म हुआ और अब तक 12 करोड़ रुपए गिने गए। राजस्थान में बढ़ते साइबर खतरों के बीच राजस्थान पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और इसमें राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में एक विशेष साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। ये पहल साइबर पीड़ितों को तत्काल सहायता करने के लिए खोली गई है। साथ ही आपको बताएं, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर 1 जुलाई से सफर करना थोड़ा महंगा होगा। नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने टोल की दरों में बढ़ोतरी की हुई है, जो 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी हुई है। जूनियर की रैगिंग लेने पर अब मामला दर्ज होगा। कैंटीन, लैब, पुस्तकालय, टॉयलेट और छात्रावास का भी निरीक्षण करेगी टीम। रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी। यानी दोस्तों, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, विधि, कृषि, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, संस्कृत और पत्रकारिता जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले लाखों छात्र छात्राओं से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। देश भर में यूजी, पीजी में डिप्लोमा और डिग्री में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही यूजीसी नई दिल्ली की ओर से एंटी रैगिंग गाइडलाइन 2025 जारी हो गई है और नियमों की न केवल संस्थानों को बल्कि विश्वविद्यालयों को भी सख्ती से पालना करनी पड़ेगी। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश में 9 जुलाई को बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। 17 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हड़ताल होगी। भोपाल में इकट्ठे होकर नारेबाजी भी की गई। मध्य प्रदेश के बैंक कर्मी 9 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे, ऐसे अपडेट है। साथ ही मध्य प्रदेश में अब स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले के बाद अब विद्यालयों में खाली पड़े पदों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। वहीं मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर सवालों के जवाब देने के लिए गुरुवार को मंत्रालय में सभी विभागों के अफसरों की एक बैठक बुलाई। चलिए बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 7 करोड़ के तेंदुपत्ता घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। यानी छत्तीसगढ़ में ये बड़ा स्कैम सामने आया है। 7 करोड़ का तेंदुपत्ता घोटाला, जिसमें 4 वन कर्मी समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही आपको बताएं, छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी डोंगरगढ़ में एक पाखंडी बाबा पकड़ा गया है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास ये बाबा एक जटाधारी साधु के वेश में रहकर आश्रम चलाता था। 25 जून को पुलिस ने उसके आश्रम में रेड मारी और यहाँ से कई ऐसे आपत्तिजनक सामान और नशीले पदार्थ जब्त किए गए जो एक बाबा के लिए शोभा नहीं देते हैं। वहीं देखिए, आप बिलासपुर में साधु बनकर गांजा की तस्करी हो रही थी। महिला के साथ ये बाबा जी गांजा बेचते थे। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 महीने में ठीक होगा ताजमहल का गुंबद। एएसआई ने थर्मल स्कैनिंग से 73 मीटर ऊंचाई पर रिसाव पकड़ा। 15 दिन में मरम्मत शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम। 27 जून को प्रदेश भर में चेतावनी दिवस होगा। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के खिलाफ लगातार कर्मचारियों का विरोध जारी है। आज 27 जून को राज्यव्यापी चेतावनी दिवस मनाने का ऐलान भी हो गया है। वहीं आप देखिए, आगरा में 40 से 50% तक महंगी हो जाएगी जमीन। नए सर्किल रेट का प्रस्ताव तैयार है। 1 जुलाई तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। वाराणसी में अतिक्रमण करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर गुंडा एक्ट। 24 घंटे में 200 पर मामले दर्ज हो गए। 4 सिपाही निलंबित हो गए। दरोगा और सिपाहियों को टास्क दिया गया है। यानी काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने दुकानदारों पर सख्त एक्शन के निर्देश जारी किए हुए हैं। पिछले 24 घंटे में इलाके के 100 अतिक्रमणकारियों पर मामले दर्ज हो गए। वहीं लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मी भी निलंबित कर दिए गए। दुकानों के बाहर रखे सामान को पुलिस जब्त भी कर रही है। सीपी ने दूसरी बार अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की धाराओं में मामला दर्ज किए जाने की बात कही है। निर्देश दिए गए हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ दुकानदारों पर ही नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदार पुलिस वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा और जिन पुलिस
पुलिसकर्मियों को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वह यदि अपने काम में लापरवाही बरतेंगे तो तत्काल उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। दुबई में झारखंड के 15 मजदूर फंसे हुए हैं। 3 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला, खाने पीने का संकट हो रहा है। फिलहाल इन्होंने वीडियो शेयर कर सरकार से मदद मांगी है। दुबई स्थित मसाई कॉन्ट्रैक्टिंग LLC कंपनी में काम करने वाले झारखंड के 15 मजदूर गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने इस तरह की बातें कही। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने के दामों में कोई खास बदलाव नहीं। 24 कैरेट सोने के दाम 97,159 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी की कीमतें 1950 रुपए बढ़कर 1,07,150 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 27 जून शुक्रवार को मिथुन राशि वालों को करियर में नए अवसर मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों को अनुभवी लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना फायदेमंद होगा। कन्या राशि के जातकों को आज जमीन जायदाद के मामलों में सफलता मिल सकती है। धनु राशि वालों का व्यक्तित्व आज दूसरों को आकर्षित करेगा। मकर राशि वालों की पारिवारिक उलझनें दूर होगी। इनके अलावा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज आर्थिक मामलों में ध्यान देना जरूरी है। और मीन राशि वालों के लिए आज निवेश के मामलों में सोच समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा। और बाकी राशियों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए ये भी हमें जरूर बताइएगा। यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ इस वीडियो को आपको जरूर शेयर कर देना है, ताकि ऐसी ही ताजा खबरों के अपडेट वो भी हर रोज देख पाए। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,